काफ़ी देर इस घाट पर समय बिताने के बाद जो है मैं चल पड़ता हूँ इस नदी को पार करने के लिए। मैंने सोचा कि बोट से पार करने के बजाय जो है मैं बाई पुल पार करूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है माँ नर्मदा का जलस्तर जो है सायरन बजने पर बढ़ता है। वो सायरन जो है बजता है, वो बगल में ही डैम है। उस डैम में जो है जब भी पानी छोड़ा जाता है तो सायरन बजाया जाता है और उसके बाद जो है पानी छोड़ा जाता है। और ये जो वो रास्ता है नदी किनारे किनारे, कुछ देर पहले एक तिनराहा आया था, चौराहा आया था सॉरी, जहाँ पर से मैंने आपको कहा था कि बाएं ओर जो है मंदिर है, दाईं ओर जो है परिक्रमा पथ है और सामने की ओर जो है चक्र तीर्थ घाट है। ये उसी घाट की ओर जो है वो सामने आते तो आपको जो है इसी रास्ते से जो है आप इस घाट पर पहुँच सकते थे। यहाँ पर भी जो है आपको रास्ते काफ़ी प्यारे लगेंगे। और ये वही वो चौराहा है। मैं बाएं की ओर मुड़ गया था मंदिर के दर्शन करने के लिए और ये अभी मैं सीधा आया हूँ। अंकल जी ने हमें इसी चौक पे लाकर छोड़ा था और इस चौक पर से जो है इस तरफ जो हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए थे और अब जो है हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे। इस चौक से जो है इस तरफ जो है ये रास्ता जाता है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर वो सामने बोर्ड लगा हुआ है कि बाईं की ओर वो जो रास्ता है वो ममलेश्वर मंदिर की ओर जाता है, तो यहाँ से आपको बाएं मुड़ना है। तो आप यहाँ से ऊपर चढ़ के भी जो है ममलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये पुल बना हुआ है, झूला पुल। और आप घाट पे जाना चाहते हैं तो ये आप नीचे की ओर जा सकते हैं। हालांकि घाट पर जाने के बाद जो है एक सीढ़ी ऊपर भी आगे भी बना हुआ है इसी पुल पर चढ़ने के लिए, वो सामने में सीढ़ी बनी हुई है, तो आप वहाँ से भी सीढ़ी पे चढ़ के जो है पुल पे जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं घाट पे जाना ही नहीं है तो आप जो है यहाँ पर से भी जो है सीढ़ी पकड़ सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर जो है पुल पर नहीं चढ़ा। मैंने सोचा पहले घाट पे जाता हूँ और ऊपर में देख सकते हैं वो पुल दिख रहा है। तो फाइनली मैं ओमकारेश्वर जी के ठीक अपोजिट साइड जो है आ गया हूँ। वो सामने देख सकते हैं ओमकारेश्वर जी का वो मंदिर जो है, वहीं पर जो है ओमकारेश्वर जी विराजमान है। और ये जो सामने जो है आप देख सकते हैं वो भी पुल बना हुआ है, तो आप उस पुल पर भी चढ़ सकते हैं। और पहले मैं घाट पे थोड़ा देर समय बिताऊंगा और फिर मैं चढ़ूँगा उस पुल पर। और यहाँ से जो है आप यहाँ पर भी जो है आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, थोड़ी देर इस नज़ारे का जो है आनंद उठा सकते हैं और बड़ी शांति मिलेगी आपको यहाँ पर समय गुजार कर। तो घाट पे थोड़ी देर समय गुजारने के बाद जो है मैं चल पड़ा हूँ सीढ़ी की ओर। और यही वो सीढ़ी है जो वापस उसी पुल पर जाता है, ये देख सकते हैं। आप यहाँ पर भी थोड़ी देर रुक सकते हैं। यहाँ पर भी जो है आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ से भी इस पूरे जो है एरिए का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी हमें और सीढ़ियाँ चढ़नी हैं और चूँकि मेरा बैग बहुत ही ज़्यादा भारी था तो काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो रही थी, लेकिन मैं जैसे तैसे ऊपर चढ़ रहा था। और बस अब पुल आने ही वाला है। ये लगभग मैं पुल पर अब चढ़ने ही वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है ये पुल, इसलिए आपको सीढ़ियों पर चढ़ने के में जो है अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो आखिरकार काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है ये आखिरकार मैं पुल पर चढ़ ही गया। और ये जो है पुल पर चढ़ते ही आपको जो है यहाँ पर आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी जो है आप देख सकते हैं ये प्यारा सा मंदिर। और फिर यहाँ से अगर आप ओमकारेश्वर जी की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है मेरे ओमकार। और फिर बाएं ओर अगर आप देखेंगे तो वही वो जो है सुंदर नज़ारा ओमकारेश्वर जी का जो आप नेट पर जो है देखते हैं। और ये जो है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो है ये परिसर है। और ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग इसलिए कहा जाता है कि हुआ क्या था कि जो पुराना टाइम था उस टाइम में क्या होता था कि जो नर्मदा नदी में जो है बारिश के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता था। इस कारण से जो है श्रद्धालु लोग जो है ओमकारेश्वर जी की ओर नदी पार करके नहीं जा पाते थे। बारिश में जब नदी में जो है जलस्तर बहुत बढ़ जाता था तो नदी पार करके जो है वो दर्शन करने नहीं जा पाते थे। तो लगभग 3-4 महीने जो है दर्शन होते ही नहीं थे। तो ये बात जब एक बार जो है आदि शंकराचार्य जो है वो आए इधर, तो उन्होंने जो है इस चीज़ को देखा, तो फिर जो है उन्होंने ही जो है ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की ताकि लोग जो है इनकी भी जो है जब उस तरफ ना जा पाएँ ओमकारेश्वर जी की ओर, तो यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सके। और अब जो है ये मान्यता है कि जब तक आप इन दोनों के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी ये जो यात्रा है वो
पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जब भी आप यहाँ आएँ तो पहले ओमकारेश्वर जी के दर्शन करें जो कि मेन ज्योतिर्लिंग है, उसके बाद जो है इस ममलेश्वर जी के दर्शन करें और उसके बाद ही जो है आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। और दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अब दोनों के जो है दर्शन करने से अलग अलग जो है वो आपके जीवन में जो है वो प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और दोनों जगह आप जो है जब आएंगे तो बहुत ही अलग सुकून आपको महसूस होगा। यहाँ पर हालांकि उधर के मुकाबले कम भीड़ है। और ये देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पर आप चप्पल उतार के जा सकते हैं दर्शन करने। तो यहाँ पर भी कैमरा वर्जित है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अब कैमरा बंद करके दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद जो है आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर भीड़ कम होने की वजह से जो है दर्शन बहुत ही जल्दी हो गए और इसके बाद मैं चल पड़ता हूँ अब वापस जो है बस स्टैंड की ओर। हालांकि मैं जब 3:30-4 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन पे उतरा था तब से लेकर अब तक मैं भूखा ही हूँ। बीच में मैंने इंदौर बस स्टैंड में जो है पोहे खाए थे और उसके बाद जो है बस पानी वगैरह पी रहा हूँ। चूँकि गर्मी बहुत है, जून का महीना है इसलिए गर्मी बहुत है, तो इसलिए बार बार जो है पानी पी रहा हूँ। और आगे निकल रहा हूँ, देखता हूँ बीच में शिकंजी वगैरह कुछ मिलती है तो वो पीऊँगा और उसके बाद जो है कुछ ना कुछ पहले खाऊँगा, फिर जाकर बस पकड़ूँगा। क्योंकि भूखे पेट अगर मैं जाऊँगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से जब मैं बस पकड़ूँगा ओमकारेश्वर जी से बस स्टैंड से, तो वहाँ से उज्जैन जाने में भी लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि लगभग 140-150 किलोमीटर जो है यहाँ से दूरी हो जाती है उज्जैन की। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, पहले कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं जाऊँगा बस स्टैंड की ओर और वहाँ पर जो है फिर बस पकड़ूँगा। तो यहाँ पर मुझे शिकंजी वाले की एक ठेला दिखा है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ पे शिकंजी पी लेता हूँ, उसके बाद जो है आगे बढ़ूँगा। और यहीं पर चूँकि गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। शिकंजी पीकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद जब थोड़ी एनर्जी आई बॉडी में, फिर मैंने वहाँ पर से जो है ये जो है गाड़ी पकड़ी है, वो 4 व्हीलर ही है, मुझे लगता है मैजिक है ये। और मैजिक पकड़ के मैं निकल पड़ा बस स्टैंड की ओर। और यहाँ से चूँकि मैं आया था बस स्टैंड से इधर, तो मैंने ई रिक्शा पकड़ा था, तो काफ़ी टाइम लगा था। काफ़ी क्या, मतलब 6-7 मिनट लगे थे, 8 मिनट लगे थे। और मैं जब मैजिक से उधर जा रहा हूँ बस स्टैंड, मुझे लगता है 2 से 3 मिनट इनफ रहेंगे पहुँचने के लिए। ये देख सकते हैं वीडियो बनते बनते जो है ये बस स्टैंड लगभग आ गया है। तो वो जो सामने जो द्वार दिख रहा है उसके दाईं ओर में ही जो है बस स्टैंड है। और ये देख सकते हैं लगभग 2-3 मिनट लगे होंगे मुझे वहाँ से बस स्टैंड आने में। और मैं यहाँ पे देखता हूँ मुझे बस कहाँ के लिए मिलती है, डायरेक्ट उज्जैन के लिए मिलती है या फिर इंदौर होकर जाना पड़ता है। और मेरी कोशिश ये होगी कि कोई एसी वाली बस मिल जाए ताकि इस गर्मी में जो है आराम से सफ़र कर सकूँ। तो बस स्टैंड पहुंचने के बाद जो है मुझे बताया गया कि एक बस खड़ी हुई थी कि यही बस जो है खुलने वाली है, तो मैं उसमें बैठ गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, एक एसी वाली बस भी है जो आधे घंटे बाद खुलेगी। तो फिर मैं उस बस से उतरा और मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर जो है वो सामने में एक बस खड़ी हुई है, कंडक्टर ने बताया है कि 1-2 सीट ही खाली है और वो भी पिछली सीट पे। तो पिछली सीट के नाम से तो मुझे टेंशन हो रहा है, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि एसी वाली बस है तो क्या ही दिक्कत होगी, कुछ आराम तो रहेगा ही। यही वो बस है। हालांकि वही है कि पिछली सीट पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपको जो है सीट पर भी जो है बहुत उछल कूद करना पड़ता है। और यही वो बस है। सीट अभी हालांकि एसी बंद है, इस वजह से सारे लोग जो हैं टिकट वगैरह कटवा कर जो है बाहर में ही खड़े हुए हैं। अब बस खुलने वाली है 10-15 मिनट में, तो सारे लोग अंदर बैठेंगे और फिर जो है बस खुल जाएगी। जाते वक्त भी आप कोशिश करना कि खिड़की के किनारे ही आप बैठो, ताकि जो है ऐसे सुंदर नज़ारे आपको रास्ते भर देखने को मिलेंगे और रास्ते की जो थकान है वो आपको कम महसूस होगी। पिछली सीट पे बैठ के जो है लगता है मैंने गुनाह कर दिया है। और छोटे छोटे गड्ढे में भी जो है इतना ज़्यादा ये बस कुदका रही है, मुझे एकदम से जो है समझ लीजिए कि तबीयत ख़राब हो गई है मेरी, उल्टी जैसा मन हो गया है। और एक बार तो यहाँ पर नीचे एक छेद था, मैंने चार्ज में यहीं पे फ़ोन लगाया हुआ था, USB सॉकेट लगा हुआ है उसी में, और एक बार मेरे हाथ से वो फ़ोन छूटा और सीधे उस छेद से जो है बस के बाहर निकल गया फ़ोन। लेकिन मैं बस वाले को आवाज़ लगा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बस रुकी नहीं। हाईवे पे बहुत ही तेज़ चल रही थी बस। और फिर मैंने जो है उसी USB केबल को जो है धीरे धीरे ऊपर खींचा, तो वो
छेद से ही जो है फ़ोन वापस बस के अंदर आ गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये फ़ोन मेरा गया और उसी में जो है मेरे एटीएम कार्ड, बहुत सारी चीज़ें, पैसे वगैरह सब उसी में थे, तो मैं फंस जाता बहुत ही गंदा वाला। तो काफ़ी थका देने वाले सफ़र के बाद जो आखिरकार मैं यहाँ पर उतरा हूँ। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बगल में ही मुझे उतारा गया है बस से, और यहाँ पर ये बस जो है ख़त्म हो गई, सारे लोग यहाँ पे उतर गए हैं। और मैंने सोचा ऑनलाइन वगैरह होटल लेने से अच्छा है कि स्टेशन पर ही जो है मैं रूम ले लूँ। स्टेशन पे जो रूम मिलता है आपके पास अगर ट्रेन का टिकट कंफर्म है तो। और यहीं पर जो है स्टेशन पे उज्जैन में एक अवंतिका नाम का जो है रेलवे के द्वारा ही जो है एक होटल बनाया गया है, आप गेस्ट रूम टाइप से। काफ़ी सुंदर था, मैंने देख रखा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसी में रूम बुक कर लेता हूँ। तो यही है वो जो रेलवे के द्वारा बनाया गया है, इसका नाम है अवंतिका। आप जब उज्जैन में उतरेंगे रेलवे स्टेशन के पास, तो स्टेशन से निकलते ही आपको स्टेशन परिसर में ही जो है आपको ये देखने को मिलेगा। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है अभी तक, चूँकि नया नया बना है तो। और रूम भी आपको एकदम नीट एंड क्लीन देखने को मिलेंगे। और इसका जो है पूरा एक जो अच्छे से जो है मैं आपको अवंतिका ये जो गेस्ट रूम है वो दिखाऊंगा, वो मैं अगले वीडियो में, जो कि उज्जैन का होने वाला है, महाकालेश्वर वाले एपिसोड में जो है मैं आपको अवंतिका के बारे में कुछ बताऊंगा भी, कि कैसे कैसे आप रूम वगैरह बुक कर सकते हैं, और यहाँ पर से आपको जो है स्टेशन कितना दूर होगा, और ये देखने में कैसा है इसका वीडियो वगैरह, और जो आपको रूम वगैरह मिलेगा वो कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।